नमस्कार। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। काफी समय तक इस कविता को निराला की प्रथम रचना माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कुछ खोजकर्ता और आलोचक निराला की जन्मभूमि नामक कविता को उनकी पहली रचना मानते हैं, जिसका प्रकाशन सन 1920 में हुआ था। रामविलास शर्मा ने भी निराला की साहित्य साधना के भाग 3 में इस बात की पुष्टि की है कि निराला की पहली कविता सन 1920 में रची गई थी। नंद किशोर नवल द्वारा संपादित निराला रचनावली में भी जूही की कली कविता को निराला द्वारा रचित तीसरी कविता के तौर पर संकलित किया गया है। जूही की कली को आमतौर पर सन 1916 में रचित माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक ने इसे छापना अस्वीकार कर दिया था और इसे लेखक को लौटा दिया था। वर्तमान में अधिकांश आलोचक मानते हैं कि जूही की कली का रचना काल सन 1921 है। कलकत्ता से छपने वाले आदर्श नामक मासिक पत्र के नवंबर-दिसंबर 1922 के अंक में इसका प्रकाशन हुआ था। सन 1923 में निराला का काव्य संग्रह अनामिका प्रथम प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 9 कविताएं संकलित थीं। इनमें जूही की कली भी शामिल थी। इसके बाद 22 दिसंबर 1923 को मतवाला का जो अंक प्रकाशित हुआ, उसमें भी जूही की कली को अनामिका से उद्धृत लिखकर प्रकाशित किया गया था। सितंबर 1929 में निराला का काव्य संग्रह परिमल प्रकाशित हुआ, जिसमें जूही की कली को फिर से स्थान दिया गया। जूही की कली कविता में निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में इस कविता की रचना की है। इसमें प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है और प्रकृति का बड़ी सुंदरता से मानवीकरण भी किया गया है। आइए कविता को समझने का प्रयास करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। विजन अर्थात निर्जन या सुनसान, वल्लरी अर्थात बेल या लता, सुहाग भरी अर्थात सौभाग्यवती या सुहागिन, ऐसी स्त्री जिसे प्रियतम का प्रेम प्राप्त है। यहाँ पर सुहाग से तात्पर्य खुशी और आनंद से भी है। स्नेह स्वप्न मग्न यानी प्रेम के सपनों या कल्पनाओं में खोई हुई या डूबी हुई। अमल अर्थात मल रहित, दोष रहित, निर्मल, साफ सुथरा। यहाँ पर अमल शब्द सुंदर और पवित्र की ओर संकेत करता है। कोमल तनु अर्थात नाजुक या सुकुमार शरीर वाली। तरुणी अर्थात नव युवती या जवान स्त्री। दृग अर्थात आंखें। शिथिल थका हुआ, अलसाया हुआ या सुस्त। पत्रांक अर्थात पत्तों की गोद या पत्ते रूपी गोद। यहाँ पर पत्तों के बीच की ओर संकेत है। वासंती अर्थात बसंत ऋतु की। निशा अर्थात रात। विरह विधुर अर्थात जुदाई में व्याकुल या जुदाई के कारण दुखी। प्रिया अर्थात प्रेमिका, जो कि जूही की कली है। मलयानिल, मलयानिल शब्द में मलय का अर्थ है मलय पर्वत, जो कि दक्षिण में स्थित है और जहाँ पर चंदन के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मलय पर्वत के कारण चंदन को भी मलय कहा जाता है। अनिल का अर्थ है हवा। इस प्रकार मलयानिल का अर्थ है चंदन युक्त सुगंधित हवा, जो कि दक्षिण दिशा से आती है। इसे दक्षिणी पवन भी कहा जाता है। निराला लिखते हैं, विजन वन वल्लरी पर अर्थात सुनसान जंगल में किसी बेल पर, सोती थी अर्थात सो रही थी या अविकसित रूप में पड़ी हुई थी। सुहाग भरी सौभाग्यवती, स्नेह स्वप्न मग्न और प्रेम के सपनों या कल्पनाओं में डूबी हुई। अमल कोमल तनु, निर्मल और नाजुक शरीर वाली तरुणी जूही की कली। नवयुवती या किसी नवयुवती के समान ताजगी से भरी हुई जूही की कली सो रही थी या विश्राम कर रही थी। दृगबंद किए, उसने आंखें मूंद रखी थीं। शिथिल पत्रांक में
और वो अलसाई हुई पत्तों की गोद में या पत्तों के बीच पड़ी थी। शिथिल को पत्रांक के साथ जोड़ा जाए तो अर्थ होगा कि वो अलसाए हुए पत्तों की गोद में या उनके बीच पड़ी थी। वासंती निशा थी, ये बसंत ऋतु की एक रात थी। यहाँ हमें पता चलता है कि अभी रात का समय है। इसी कारण जूही की कली सुप्त या अविकसित अवस्था में पड़ी हुई है। सुबह होने पर जब परिवेश बदलेगा और सुबह की हवा उसे स्पर्श करेगी तो वो कली से खिलकर फूल बन जाएगी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, जुदाई के दुख में व्याकुल अपनी प्रियतमा का साथ छोड़कर या उसे जुदाई के दुख में अकेला छोड़कर किसी दूर देश में था पवन। पवन नामक नायक दूर किसी स्थान में था जिसे कहते हैं मलयानिल। इस पवन को या इस हवा को मलयानिल यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा भी कहा जाता है। इस पद्यांश में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और इस पद्यांश की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। विजन वन वल्लरी में अनुप्रास अलंकार है। सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। तनु तरुणी, विरह विधुर और दूर देश शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार है। पत्रांक में पत्तों पर गोद का आरोप है जिसके कारण इस शब्द में रूपक अलंकार है। जूही की कली को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है जिसके कारण इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। जूही की कली और मलयानिल से जुड़े दृश्यों का चित्रण होने के कारण इस पद्यांश में दृश्य बिंब की भी योजना है। इस पद्यांश में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूपों में चित्रण किया गया है। जहाँ पर स्वतंत्र रूप से केवल प्रकृति का ही चित्रण किया जाता है वहाँ पर प्रकृति का आलंबन रूप होता है और जहाँ पर प्रकृति को मनुष्य की भावनाओं से जोड़कर चित्रित किया जाता है वहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। इस पद्यांश में दोनों ही प्रकार से प्रकृति चित्रण किया गया है। नायिका भेद के अनुसार जूही की कली स्वकीय नायिका के रूप में चित्रित है। स्वकीय नायिका को केवल अपने पति अथवा प्रियतम से ही प्रेम होता है और परकीय नायिका को अपने पति अथवा प्रियतम से प्रेम ना होकर किसी पर पुरुष से प्रेम होता है। जूही की कली स्वकीय नायिका है क्योंकि उसे अपने प्रियतम से प्रेम है। अगली पंक्तियों में निराला जी ने इस कविता के नायक यानी मलय पवन की मनोदशा का चित्रण किया है। निराला लिखते हैं, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन, कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। चांदनी की धुली हुई से अभिप्राय है चांदनी के कारण स्वच्छ या चांदनी से भरी हुई। कांता अर्थात प्रेमिका या पत्नी, कंपित अर्थात कांपता हुआ, लरजता हुआ, लाज से थरथराता हुआ या मिलन के क्षणों में रोमांचित। कमनीय अर्थात सुंदर या आकर्षक, गात अर्थात शरीर, उपवन अर्थात बाग या बगीचा, सर अर्थात तालाब, सरित अर्थात नदी, गहन अर्थात गहरा, घना या विस्तृत। यहाँ पर गहन से अभिप्राय दुर्गम से है। गिरि अर्थात पर्वत, कानन अर्थात जंगल, कुंज अर्थात पेड़ पौधों या झाड़ियों का झुरमुट, लतापुंज अर्थात लताओं के समूह या लताओं के झुरमुट, केली अर्थात क्रीड़ा या प्रेम भरी छेड़छाड़। निराला लिखते हैं, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, अर्थात मलयानिल या सुगंधित पवन को जुदाई के इन क्षणों में मिलन के समय की मीठी बातें याद आई। दूसरे शब्दों में वियोग के इन क्षणों से संयोग की यादों का जन्म हुआ। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, मलयानिल को चांदनी से भरी हुई उस आधी रात में ये सब बातें याद आई। आई याद कांता की, पवन को अपनी प्रेमिका की याद आई। कंपित कमनीय गात, और उसने उसके सुंदर लरजते हुए अथवा रोमांचित शरीर को भी याद किया। ये रोमांच, ये कंपन या ये थरथराहट मिलन के क्षणों में लज्जा के कारण उत्पन्न होती है।
यहाँ पर कवि ने नायक और नायिका के मिलन के क्षणों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। फिर क्या, बस फिर क्या था। पवन नामक वो नायक उपवन यानी बाग बगीचों, सरसरित, तालाबों, नदियों, गहन गिरी कानन, गहरे और घने पर्वतों तथा जंगलों या बहुत दुर्गम पर्वतों तथा जंगलों, कुंजलता पुंजों को पार कर पेड़ पौधों या झाड़ों तथा बेलों के समूहों को पार करके या लांघ कर पहुंचा, उस स्थान पर पहुंचा जहां जूही की कली थी, जहां उसने की केली। वहां पर उसने प्रेम भरी छेड़छाड़ की, कली खिली साथ, और जूही की कली भी उसके साथ प्रेम क्रीड़ा करते हुए खिल गई या प्रसन्न हुई। इस पद्यांश में भी मुक्त छंद का प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की प्रधानता है। कांता की कंपित कमनीय, सरसरित गहन गिरी और की केली शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। इस पंक्ति में बिछुड़ने से मिलन की बातें याद आने का चित्रण है, जिसके कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार है। मलयानिल और जूही की कली को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। चांदनी से भरी आधी रात, प्रेमिका के रोमांचित शरीर, पवन के द्वारा बाग बगीचों, तालाबों, नदियों, पर्वतों, जंगलों, झुरमुटों और लताओं को पार करना और जूही की कली के साथ क्रीड़ा करने के दृश्यों का अंकन होने के कारण इस पद्यांश में दृश्य बिंब की भी योजना है। इस पद्यांश में प्रकृति को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़कर चित्रित किया गया है, अतः यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है। आगे निराला लिखते हैं, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। प्रिय आगमन अर्थात प्रियतम का आना, कपोल अर्थात गाल, डोल उठी अर्थात हिल उठी या विचलित हुई। वल्लरी की लड़ी से तात्पर्य है वो बेल या लता जो कि किसी लड़ी या किसी माला की तरह लंबी है। यहाँ पर उस लता की ओर संकेत है जिस पर जूही की कली उगी हुई है। हिंडोल अर्थात हिंडोला या झूला, चूक अर्थात गलती या भूल, निद्रालस अर्थात नींद के कारण होने वाला आलस या सुस्ती या नींद की खुमारी, वंकिम अर्थात बांका या तिरछा, यहाँ पर कटीली या सुंदर आंखों की ओर संकेत है। किंवा अर्थात अथवा, मतवाली अर्थात मस्त या बेपरवाह, यौवन अर्थात जवानी या युवावस्था, मदिरा अर्थात शराब, यहाँ पर मस्ती की ओर संकेत है। निराला लिखते हैं, सोती थी अर्थात नायिका जूही की कली इस समय सो रही थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, आप ही कहिए कि वो किस प्रकार से अपने प्रियतम पवन का आना जान सकती थी, अर्थात नहीं जान सकती थी क्योंकि वो सुप्त अवस्था में थी। नायक ने चूमे कपोल, पवन रूपी नायक या प्रियतम ने उस कली के गालों को चूमा या उसकी पंखुड़ियों को अपने झोंकों से स्पर्श किया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, अर्थात हवा के झोंकों के कारण उस बेल का लड़ी जैसा लंबा शरीर किसी झूले की तरह झूल उठा, या वो बेल जिस पर जूही की कली थी वो पवन के झोंकों से झूले की तरह हिलने लगी। इस पर भी जागी नहीं, इतने पर भी जूही की कली की नींद नहीं खुली या उसकी तंद्रा भंग नहीं हुई। चूक क्षमा मांगी नहीं, उसने अपनी गलती या भूल के लिए पवन से माफी नहीं मांगी। कवि कहना चाहते हैं कि जूही की कली का प्रियतम पवन इतनी दूर से उससे मिलने आया था, किंतु जूही की कली सुप्त अवस्था में थी और उसके स्वागत के लिए तत्पर नहीं थी। इस भूल के लिए वो अभी भी जाग कर क्षमा नहीं मांग रही थी। नायक उसे अपने झोंकों से जगाने की कोशिश कर रहा था, किंतु वो अभी भी अलसाई हुई सोई पड़ी थी और नायक का स्वागत ना कर पाने की भूल के लिए क्षमा नहीं मांग रही थी।
निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। वो नींद की खुमारी या नींद के आलस्य के कारण अपनी कटीली या सुंदर बड़ी बड़ी आंखों को बंद किए पड़ी रही। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। क्या वो जवानी रूपी शराब पीकर उसकी मस्ती में चूर थी? दूसरे शब्दों में, क्या यौवन का नशा उसे मस्त या बेपरवाह बनाए हुए था? कौन कहे? ये बात कौन कह सकता है? या इसे कोई भी ठीक से स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो केवल जूही की कली ही जानती थी। इस पद्यांश में भी मुक्त छंद का प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ हिंदी की प्रमुखता है। कहो कैसे, नायक ने, वंकिम विशाल और कौन कहे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल में उपमा अलंकार है। यौवन की मदिरा में रूपक अलंकार है। पूरे पद्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नायक ने चूमे कपोल में स्पर्श बिंब की योजना है। इसके साथ ही पवन द्वारा जूही की कली को चूमना, लता का झूले की तरह हिलना और जूही की कली का आंख मूंदे सोए रहना आदि दृश्य होने के कारण इस पद्यांश में दृश्य बिंब की भी योजना है। आगे निराला लिखते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। निर्दय अर्थात निष्ठुर या जालिम, जिसके मन में दया न हो, या कठोर व्यवहार वाला। निपट अर्थात एकदम, बिल्कुल या पूरी तरह। निठुराई अर्थात निष्ठुरता या निर्दयता। झोंकों की झड़ियों से तात्पर्य है बहुत सारे हवा के झोंके या हवा के धक्के। सुकुमार अर्थात कोमल या नाजुक। देह अर्थात शरीर। झकझोरना अर्थात हिलाना या झिंझोड़ना। चकित अर्थात हैरान। चितवन अर्थात नजर या दृष्टि। हेर अर्थात देखकर। प्यारे को अर्थात प्रियतम को। सेज अर्थात शैया या सोने का स्थान। यहाँ पर पत्तों की सेज की ओर संकेत है। नम्र मुख अर्थात झुके चेहरे से या मुख नीचा किए हुए। खिली अर्थात खिल गई, प्रसन्न हुई या विकसित हुई। खेल अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं। रंग शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रेम अथवा रस के अर्थ में किया गया है। खेल रंग शब्द रंग बिरंगी या अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं की ओर भी संकेत करते हैं। निराला लिखते हैं, निर्दय उस नायक ने, पवन रूपी उस निष्ठुर या दया रहित नायक अथवा प्रेमी ने निपट निठुराई की, बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया, या नायक बड़ी सख्ती से पेश आया कि झोंकों की झड़ियों से पवन ने झोंकों की झड़ी लगा दी या अनेक प्रकार से हलचल पैदा कर दी। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली और जूही की कली के सुंदर तथा कोमल शरीर को पूरी तरह हिला दिया या झिंझोड़ कर रख दिया। मसल दिए गोरे कपोल गोल, पवन ने जूही की कली के गोरे गोरे और गोल गोल गालों को अपने स्पर्श से मसल दिया, यानी कली की पंखुड़ियों पर अपने झोंकों से और ज्यादा दबाव डाला। कवि ने पहले वर्णन किया है कि पवन रूपी उस नायक ने जूही की कली रूपी नायिका के गालों को चूमा अथवा प्रेम से स्पर्श किया, लेकिन इतने पर भी जब जूही की कली नींद से नहीं जागी तो नायक ने उसके गालों पर और अधिक दबाव डाला या उसकी पंखुड़ियों को अपने झोंकों से मसल दिया। चौंक पड़ी युवती, अब आखिरकार वो युवा जूही की कली चौंक पड़ी या उसकी नींद खुल गई या वो वर्तमान के प्रति सचेत हुई। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, अपनी हैरानी भरी नजरों को उसने अपने चारों तरफ दौड़ाया। हेर प्यारे को सेज पास, और अपने पत्तों की शैया के पास ही उसने अपने प्रियतम पवन को देखा। नम्र मुख हंसी खिली, चेहरे को झुकाकर जूही की कली हंस पड़ी और खिल उठी। दूसरे शब्दों में जूही की कली शर्माकर हंस पड़ी और प्रसन्नता से भर उठी या पूरी तरह विकसित हो गई।
खेल रंग प्यारे संग, जूही की कली अपने प्रियतम के साथ अनेक प्रकार से प्रेम भरी क्रीड़ाएं करने लगी। इस पद्यांश में भी मुक्त छंद और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से, सुंदर सुकुमार और चकित चितवन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पवन द्वारा जूही की कली को अपने झोंकों से झकझोरना, उसके गालों को मसलना, जूही की कली का जाग कर आसपास देखना और दोनों का प्रेम भरी क्रीड़ाएं करना आदि वर्णित होने के कारण इस पद्यांश में दृश्य बिंब की भी योजना है। मसल दिए गोरे कपोल गोल में स्पर्श बिंब है। जूही की कली कविता का यदि आध्यात्मिक अर्थ लगाया जाए तो जूही की कली आत्मा की प्रतीक है और मलयानिल या सुगंधित पवन परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा यदि सुप्त अवस्था में भी हो तो भी उसका अंतर्मन परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है, और जब आत्मा को परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है या परमात्मा आत्मा पर किसी भी प्रकार की कृपा करते हैं तो आत्मा धन्य हो जाती है और जूही की कली की तरह पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता से परमात्मा की उपस्थिति और निकटता का आनंद उठाने लगती है। जूही की कली कविता को यदि स्वाधीनता संग्राम से जोड़कर देखा जाए तो जूही की कली भारत भूमि की प्रतीक है, जो कि स्वाधीनता या आजादी की हवा की प्रतीक्षा कर रही है। सुप्त अवस्था में भी भारत भूमि पवन रूपी स्वाधीनता की प्रतीक्षा करती है और उसे विश्वास है कि एक न एक दिन आजादी की हवा अवश्य ही उसे स्पर्श करेगी। जब पवन रूपी स्वाधीनता या स्वाधीनता की कल्पना भारत भूमि को स्पर्श करती है तो भारत भूमि धन्य हो उठती है, क्योंकि वो इसी आजादी, इसी उल्लास और आशा के इसी नए सवेरे का इंतजार अनेक वर्षों से कर रही थी।